गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग मॉडर्न इंडिया के अंतर्गत महात्मा गांधी और राष्ट्रीय आंदोलन के विषय में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने पिछले वीडियो के माध्यम से आप लोगों को गांधी जी के जीवन परिचय और राजनीति में गांधी जी के प्रवेश के बारे में बताया था तथा साथ ही चंपारण और खेड़ा में सत्य अहिंसा के प्रयोग पर आधारित सत्याग्रह की सफलता के विषय में भी हमने प्रकाश डाला था। और आज का हमारा टॉपिक है भारत में राष्ट्रीय आंदोलनों की शुरुआत। तो बच्चों, राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कि 1857 की क्रांति के पूर्व भी शुरू की गई थी, लेकिन तब किसी एक वर्ग द्वारा यह आंदोलन किया जाता था, राष्ट्रीय स्तर पर नहीं होता था। किंतु 1917 में चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी अपने उद्देश्यों में सफल रहे, जैसा कि हम पिछले वीडियोज़ के माध्यम से आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों, कि चंपारण में किस लिए गांधी जी ने किसानों का पक्ष लिया था, नीलहों के खिलाफ। और फिर 1918 में खेड़ा के किसानों की मांग को सरकार द्वारा मंगवाने में सफल रहे, और फिर मिल अहमदाबाद के कपड़ा मिल के मज़दूरों को उनके हक को दिलाने में सफल रहे, और यहाँ पर इन्होंने अहिंसा नामक अस्त्र का प्रयोग किया था। तो इस प्रकार भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत चंपारण सत्याग्रह से होती है। गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद के कपड़ा मिलों के मज़दूरों के पक्ष में संघर्ष किया और उनका हक दिलाने में सफल रहे, और खेड़ा में किए गए संघर्ष से गांधी जी गरीबों के लिए गहरी सहानुभूति रखने वाले राष्ट्रीय नेता के रूप में उभरे, जैसा कि हम पिछले वीडियो में डिटेल्स आप लोगों को बता चुके हैं। साथ ही इन्हें लाल बाल पाल का समर्थन किस प्रकार मिला था, इसके विषय में भी आप लोगों को बता चुके हैं बच्चों। और प्रथम विश्व युद्ध जो 1914 से 18 तक चला था के समय प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अंग्रेज़ों ने क्या किया था कि प्रेस पर प्रतिबंध लगा दिया था। साथ ही वर्ष 1919 में एक अधिनियम अंग्रेज़ों द्वारा लाया गया, जो कि रॉलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। रॉलेट एक्ट एक ऐसा कानून था जिसके अंतर्गत बिना जांच किए किसी भी व्यक्ति को कारावास में डाल देने की अनुमति अंग्रेज सरकार को मिल गई थी, और सर सिडनी रॉलेट इसके अध्यक्ष थे, इस कमेटी के अध्यक्ष थे। इसीलिए इस अधिनियम का नाम ही रॉलेट एक्ट रख दिया गया था। तो बच्चों, रॉलेट एक्ट किस तरह पारित किया गया था और क्यों पारित किया गया था, हम इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाल रहे हैं। तो केंद्रीय विधानसभा में रॉलेट एक्ट जब पेश किया गया, तब भारतीयों ने इस पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की और विधेयक का जबरदस्त विरोध किया। समाचार पत्रों ने भी विधेयक का विरोध किया। अमृत बाजार पत्रिका, पंजाबी पत्र, इंदू इत्यादि पत्रों में विधेयक के विरुद्ध बयान लिखे गए।
केंद्रीय विधानसभा में भारतीय सदस्यों ने विधेयक के विरोध में मत दिया, परंतु सरकारी सदस्यों ने इसके पक्ष में मत दिया और सभी विरोधों के बावजूद यह विधेयक 21 मार्च 1919 को कानून बन गया, यानी पारित कर दिया गया। रॉलेट एक्ट पर भारतीयों की क्या प्रतिक्रिया हुई बच्चों? रॉलेट एक्ट ने भारतीयों को विक्षुब्ध कर दिया। इस कानून के विरोध में मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवीय और मजरुल हक ने काउंसिल से त्यागपत्र दे दिया। ये सब काउंसिल के सदस्य थे, इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। कौन कौन से लोग थे बच्चों? मोहम्मद अली जिन्ना, मदन मोहन मालवी और मजरुल हक। एक पत्र में वायसराय को इन लोगों ने लिखा, जो सरकार शांति काल में इस प्रकार का कानून पास कर सकती है, उसका अपने आप को सभ्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है, परंतु इससे सरकार के कानों पर जूं तक नहीं रहेंगी और वह अपने निर्णय पर अडिग रही। भारतीयों ने इस कानून का विरोध करने का निश्चय कर लिया और इसे काला कानून की संज्ञा दी। इस कानून का वास्तविक रूप दिखाने के लिए नारा दिया गया, कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं, कोई अपील नहीं। भारतीयों ने रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए क्या नारा दिया बच्चों? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं। जैसा कि अभी हमने बताया कि इस एक्ट के द्वारा बिना जांच के कारावास की अनुमति भी दे दी गई, यानी किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर अंग्रेज सरकार जेल में डाल सकती थी। यह ऐसा अधिनियम था, इसीलिए यह सेंटेंस जो है भारतीयों द्वारा विरोध स्वरूप निकाला गया। क्या था? कोई वकील नहीं, कोई दलील नहीं और कोई अपील नहीं, यानी कि आप कोर्ट में इस एक्ट के खिलाफ जिसे गिरफ्तार किया जाता है वह कोर्ट का भी सहारा नहीं ले सकता है। तो और इसके बाद पूरे देश में इस कानून का जोरदार विरोध किया गया। गांधी द्वारा काला कानून कहा गया। इस कानून को गांधी जी ने काले कानून की संज्ञा दी। महात्मा गांधी को भी, जो अभी तक राजभक्ति की भावना में डूबे हुए थे, अभी तक महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेजों के प्रति भक्त थे, आस्था रखते थे। इस कानून से गहरी चोट पहुंची। उनका ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने अंग्रेजों की सहायता की थी, स्वयं तो की ही थी बच्चों। भारतीयों से भी अपील किया था कि आप अपने अपने स्तर से ब्रिटिश सरकार की सहायता करें। तो इस प्रकार उनका ब्रिटिश शासन से मोह भंग हो गया और वह राजभक्त से राजद्रोही बन गए। क्या बन गए बच्चों गांधी जी? अभी तक जो अंग्रेज सरकार के भक्त थे, अब अंग्रेज सरकार के विरोधी बन गए। और फिर आगे क्या हुआ? सत्याग्रह लीग की स्थापना। तो गांधी जी ने जनता को शांतिपूर्ण ढंग से इस कानून का विरोध करने के लिए कहा। अपना आंदोलन चलाने के लिए उन्होंने सत्याग्रह लीग की स्थापना की। हम रॉलेट एक्ट पर डिटेल इसलिए प्रकाश डाल रहे हैं क्योंकि अलग से यह क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसलिए हमने रॉलेट एक्ट पर अलग से विस्तृत प्रकाश डालना उचित समझा और इसके विषय में बता रहे हैं बच्चों, तो ध्यान से सुनिएगा। यह क्या था? एक काला कानून था। और क्यों काला कानून गांधी जी ने कहा? क्योंकि
इस कानून के आधार पर किसी भी भारतीयों को शक के आधार पर अंग्रेज सरकार जेल में डाल देती थी। इसीलिए भारत के हर वर्ग ने, हर जाति ने और भारत के हर क्षेत्र में इस कानून का विरोध किया गया, जिसमें पंडित मदन मोहन मालवीय, मोहम्मद अली जिन्ना और इन लोगों ने क्या किया था, काउंसिल का त्याग कर दिया था। और इसके बाद गांधी जी ने काला कानून की संज्ञा देते हुए इस कानून के विरोध स्वरूप आंदोलन चलाने का निश्चय किया और इसके बाद सत्याग्रह लीग की स्थापना की। और सत्याग्रह समितियां जो बनाई गई एवं लोगों से प्रतिज्ञा पत्र हस्ताक्षर करवाए गए कि सत्य, हिंसा और ईमानदारी के साथ ही सत्याग्रह में शरीक होंगे। यानी कि गांधी जी ने एक तरफ लोगों से इस कानून का विरोध करने की अपील की, तो दूसरे तरफ यह भी कहा कि लोग ईमानदारी के साथ सत्य और अहिंसा के सहारे पर अंग्रेज सरकार का विरोध करेंगे। इसके लिए प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर भी करवाए गए सत्याग्रह लीग के द्वारा। और इसके बाद आरंभ में यह योजना बनाई गई कि स्वयं सेवक प्रतिबंधित पुस्तकों को बेचते हुए स्वयं गिरफ्तारी देंगे। यानी जो अंग्रेज सरकार ने जिन पुस्तकों पर रोक लगा दिया है उसको बेचते हुए कार्यकर्ता गिरफ्तारी देंगे। लेकिन बाद में हड़ताल रखने की योजना बनाई गई और 30 मार्च 1919 को कानून के विरोध में हड़ताल और उपवास का निश्चय किया गया। उस दिन सारे देश में उपवास एवं प्रार्थना सभाओं तथा शांतिपूर्ण प्रदर्शन का अनुरोध गांधी जी ने किया था। किस दिन बच्चों? 30 मार्च 1919 के दिन कि पूरे देश में लोग उपवास करें, प्रार्थना सभाएं करें और इस कानून का विरोध करें, अर्थात रॉलेट एक्ट का। और वह पहली बार भारतीय राजनीति में सक्रिय रूप से उतर रहे थे। उन्होंने सत्य, अहिंसा एवं सत्याग्रह का सहारा लेकर भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी परिवर्तन ला दिया और सत्याग्रह फिर आरंभ किया। सत्याग्रह आरंभ करने का दिन 30 मार्च 1919 निश्चय किया गया था, परंतु बाद में इसे बढ़ाकर 6 अप्रैल कर दिया गया। और यह सूचना सभी जगह पर नहीं पहुंच सकी थी। इसीलिए दिल्ली, अमृतसर, लाहौर, अहमदाबाद इत्यादि अनेक स्थानों पर 30 मार्च को ही सत्याग्रह आरंभ हो गया। उस दिन दिल्ली में विशाल प्रदर्शन हुआ। जुलूस का नेतृत्व स्वामी श्रद्धानंद ने किया और बम्बई में गांधी जी के लाखों लोगों ने शांतिपूर्ण प्रदर्शन किए। 6 अप्रैल से सभी जगह व्यापक प्रदर्शन एवं हड़ताल शुरू हो गया। हड़ताल और प्रदर्शनों का जोर सबसे अधिक पंजाब में था और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन अमृतसर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। और अगले टॉपिक में जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 जो दिया है उसका हम जिक्र कर रहे हैं बच्चों। तो क्या हुआ था कि जो गांधी जी ने सत्याग्रह का अपील किया था, तो पूरे देश में 6 अप्रैल को सत्याग्रह का डेट निश्चित किया गया था, किंतु जगह जगह यह संदेश नहीं पहुंच पाया था, एक साथ नहीं पहुंच पाया था। इसलिए सत्याग्रह का डेट भी अलग अलग रहा बच्चों। और 30 मार्च को सत्याग्रह प्रारंभ हो गया था। 6 अप्रैल से सभी जगह व्यापक प्रदर्शन एवं हड़तालें हुई। मतलब 30 मार्च से शुरू होकर के 6 अप्रैल तक पूरे देश में प्रदर्शन और हड़तालें जारी हो गई थी। और हड़ताल और प्रदर्शन का जोर सबसे अधिक पंजाब में था। पंजाब में था बच्चों। और 9 अप्रैल को रामनवमी के दिन अमृतसर में बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ और
इस प्रदर्शन की अध्यक्षता डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे। कौन कौन थे बच्चों? डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू। ये दोनों लोग प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे और अहमदाबाद में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच मुठभेड़ हुई। सरकार इन प्रदर्शनकारियों से बौखला उठी। उसने अनेक जगह प्रदर्शनकारियों पर गोलियां चलवाई एवं दमन चक्र का सहारा लिया। और फिर 11 अप्रैल को पंजाब में क्या हुआ कि बढ़ते रोष से सरकार अधिक चिंतित हो गई, क्योंकि जैसा कि अभी हमने बताया कि पंजाब में विरोध जबरदस्त चल रहा था। तो पंजाब में बढ़ते हुए विरोध से सरकार अधिक चिंतित थी। पंजाब के प्रशासक ने शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। अभी हमने ऊपर बताया था बच्चों, ऊपर वाले सेंटेंस में कि डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू पंजाब में प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे थे। अब क्या हुआ कि अंग्रेज सरकार ने दोनों को गिरफ्तार कर निर्वासित कर दिया। इस निर्वासन के विरोध में 10 अप्रैल को नगर में हड़ताल रखी गई। सभी दुकानें बंद रखी गई। एक विशाल जुलूस डिप्टी कमिश्नर से मिलने और निर्वासन को वापस लेने का अनुरोध करने के लिए गया, जिस पर पुलिस ने गोलियां चलाई। अनेक लोग मारे गए और आहत हुए। क्रुद्ध भीड़ ने भी हिंसा का सहारा लिया। उसने अनेक अंग्रेजों की हत्या कर दी। बैंक, डाकखाना, तारघर, स्टेशन पर आक्रमण कर दिया। आगजनी एवं तोड़फोड़ की। सेना और पुलिस को जनाक्रोश के सामने पीछे हटना पड़ा। सरकार ने 11 अप्रैल को पूरे पंजाब में फौजी शासन लागू कर दिया एवं इसका प्रधान जनरल ओडायर को बनाया। उसने सभाएं और प्रदर्शन करने एवं जुलूस निकालने पर प्रतिबंध लगा दिया। इस बीच क्या हुआ कि दिल्ली और पंजाब की घटनाओं की जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी लाहौर जाने का निश्चय किए। सरकार ने उनके दिल्ली और पंजाब में प्रवेश करने पर रोक लगा दिया। गांधी जी ने निश्चय कर लिया था और गांधी जी जब लाहौर के लिए रवाना हुए तो दिल्ली के निकट पलवल में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 10 अप्रैल को गांधी जी की गिरफ्तारी के विरोध में अनेक स्थान पर प्रदर्शन हुए। लाहौर में गोली चलाई गई, परंतु जनता का मनोबल कमज़ोर नहीं हुआ। रेलवे कारखाना में हड़ताल की गई। बादशाही मस्जिद के सामने भी विशाल जुलूस ने प्रदर्शन किया और समितियों की स्थापना की। लाहौर में जनता समिति की स्थापना की गई, जिसने 14 अप्रैल तक नगर पर नियंत्रण रखा। कुछ लोगों ने पुलिस जुल्मों का सामना करने के लिए उग्र समितियां भी बनाई। इनमें प्रमुख थी चमन दीन की डंडा फौज। इसने लोगों की अंग्रेज सरकार का मुकाबला करने को प्रेरित किया। रॉलेट एक्ट के कानून की प्रक्रिया में सबसे अधिक दुखदाई जो घटना घटित हुई वह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो बच्चों, इस एक्ट के विरोध में जो सबसे दर्दनाक अमानुषिक घटना घटित हुई वह थी जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब हम इस पर प्रकाश डाल रहे हैं। अभी तक हमने इसकी पृष्ठभूमि पर प्रकाश डाला कि जलियांवाला बाग हत्याकांड क्यों हुआ था। फिर से एक बार प्रकाश डाल दे रहे हैं बच्चों कि 1919 में
अंग्रेज सरकार ने सर रॉलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित किया और चूँकि इस समिति के अध्यक्ष रॉलेट थे, इन्हीं के नाम पर इस एक्ट का नाम रॉलेट एक्ट पड़ा। और इस एक्ट के द्वारा यानी इस एक्ट में क्या प्रावधान था कि बिना किसी जांच के किसी भी भारतीय को अंग्रेज सरकार कारागार में डाल सकती थी। इसके खिलाफ पूरे भारत में ज़बरदस्त विरोध किया गया। गांधी जी ने भी विरोध किया, जो कि अंग्रेज सरकार के अभी तक पक्षधर थे, अब उसके विरोध में हो गए और भारत में नारा दिया गया, नो वकील, नो अपील, नो दलील। तो इस प्रकार पूरे भारत में इस नारे का सहारा लेते हुए, काला कानून कहते हुए इस एक्ट का ज़बरदस्त विरोध किया गया। और इसी क्रम में पंजाब में विद्रोह का नेतृत्व, प्रदर्शन का नेतृत्व डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू कर रहे थे, जिनको कि अंग्रेज सरकार ने शांति के नाम पर, शांति भंग करने के नाम पर गिरफ्तार कर लिया और निर्वासित कर दिया। और फिर क्या हुआ कि निर्वासन के खिलाफ जनता जो है वह पुलिस से पूछने के लिए गई, तो पुलिस द्वारा गोली चला दिया गया। और इसके बाद विद्रोह और तेज हो गया और फिर विभिन्न समितियों की स्थापना की गई और समितियों द्वारा विद्रोह जगह जगह संचालित किया जाने लगा। और जनता द्वारा पंजाब में डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर किचलू के विद्रोह गिरफ्तारी के विद्रोह स्वरूप एक जनसभा का आयोजन करने का निश्चय किया। जब कहीं सुनवाई नहीं हुई तो जनता ने एक जनसभा का आयोजन विरोध स्वरूप करने का निश्चय किया 11 अप्रैल को। और इसके पहले जैसा कि हम बता चुके हैं कि पंजाब में फौजी शासन लागू कर दिया गया था। सत्यपाल और किचलू के निर्वासन के बाद पंजाब में फौजी शासन लागू कर दिया गया था। और फौजी शासन में किसी भी समिति की बैठक करने, भाषण देने या सभा आयोजित करने पर पूरी तरह प्रतिबंध था। तो 11 अप्रैल को फौजी शासन लागू होते ही जनरल डायर ने पूरे पंजाब में आतंक का साम्राज्य स्थापित कर दिया। सभाएं, प्रदर्शनों पर रोक लगा दी गई, पर अमृतसर की जनता इन प्रतिबंधों पर शांत नहीं हुई। मतलब जनता रुकी नहीं, वह अपने प्रिय नेता की गिरफ्तारी के विरोध में एक सभा का आयोजन करना निश्चित कर लिया था। और उसने नेताओं की गिरफ्तारी, उनके निर्वासन और पुलिस जुल्मों के विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विराट जनसभा का आयोजन कर सरकार का विरोध करने का निश्चय किया। कब बच्चों? 13 अप्रैल 1919 को। किस स्थान पर? जलियांवाला बाग में। क्या करने का निश्चय किया? अंग्रेज सरकार के जुल्म के खिलाफ, अपने नेताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ और उनके निर्वासन के खिलाफ विरोध में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में एक विराट जनसभा का आयोजन कर सरकार का विरोध करने का निश्चय किया। और जलियांवाला बाग वस्तुतः क्या था? कोई बाग न होकर एक मैदान था। यह बगीचा नहीं था, बल्कि क्या था बच्चों? एक मैदान था जिसके चारों तरफ मकान बने हुए थे। बीच में सिर्फ एक कुआं और कुछ पेड़ थे। तो चारों तरफ से, एक तरफ से क्या था? बाउंड्री वॉल था। चारों तरफ बड़ी बड़ी ऊंचे ऊंचे मकान थे, भव्य भवन थे। और बीच में, जैसे कि आजकल क्या होता है कि कॉलोनियों में पार्क बनाया जाता है, उसी तरह से क्या था कि एक बड़ा सा बगीचा था जिसके चारों तरफ क्या थे? मकान थे। और बीच में सिर्फ एक कुआं और कुछ पेड़ थे। इसके अंदर प्रवेश करने का सिर्फ एक ही सकरा रास्ता था।
तब रास्ता केवल एक था और चारों तरफ क्या थे, बड़े बड़े मकान थे। और अनुमानतः इस सकरे मैदान में 15 से 20 हजार लोगों की निहत्थी भीड़ एकत्रित हो गई। निहत्थी इसलिए थी बच्चों क्योंकि भीड़ केवल अपना आक्रोश जताने के लिए आई थी, हिंसा करने के लिए नहीं आई थी, इसलिए निहत्थी भीड़ जिसमें बच्चे बूढ़े सभी सम्मिलित थे, महिलाएं, तो इनमें बच्चे स्त्रियां और बूढ़े सभी सम्मिलित थे, युवा मतलब सभी आयु वर्ग के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए। इसके बाद क्या हुआ कि जो मुख्य सेनापति था पंजाब का जनरल डायर, जिस समय सभा की कार्यवाही चल रही थी और लोग नेताओं का भाषण शांतिपूर्ण ढंग से सुन रहे थे, उसी बीच संध्या में जनरल डायर 100 सैनिकों और 2 बख्तरबंद गाड़ियों के साथ वहां पहुंच गया। उसने प्रवेश द्वार के दोनों तरफ सैनिकों को खड़ा कर बाहर निकलने का रास्ता बंद कर दिया। इसके बाद उसने बिना किसी चेतावनी के शांत भीड़ पर गोलियां चलानी शुरू कर दी। अब तक सैनिकों की गोलियां और बच्चों उसने केवल गोलियां चलाने का आदेश नहीं दिया, बल्कि जब तक सैनिकों की गोलियां समाप्त नहीं हो गई वे गोली चलाते रहे और अनुमानतः 10 मिनट के अंदर 1600 से अधिक राउंड गोलियां चलाई गईं। अनेक लोग तो भीड़ में कुचलकर मर गए। आप कल्पना कर सकते हो बच्चों कि जहां अपार भीड़ हो और एकाएक गोली चलने लगे तो क्या होगा, भगदड़ होगा ना। तो वहां पर क्या हुआ, भगदड़ मच गई, एक के ऊपर एक लोग चढ़ते गए और असंख्य लोग दब करके भीड़ में कुचल करके मर गए और पूरा मैदान शवों से भर गया। घायलों की चीख पुकार से हृदय विदारक दृश्य उत्पन्न हो गया, लेकिन फौजी शासक घायलों को निस्सहाय तड़पता छोड़कर वापस चला गया। इस हत्याकांड में करीब 1000 व्यक्ति मारे गए और घायलों की तो गिनती ही नहीं की जा सकती। अनेक लोगों ने पुलिस की गोली से बचने के लिए कुएं में कूदकर जान दे दी। जब मौत सामने खड़ी होती है बच्चों, तो इंसान यह नहीं देखता है कि हाँ भागने पर हम बचेंगे कि नहीं बचेंगे। उस समय मनुष्य का ईगो काम करता है और वह इधर उधर, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि एक्सीडेंट होता है, हम कट जाते हैं, तब भी व्यक्ति उठता है, दौड़ता है, भले ही तुरंत बाद गिर कर के मर जाए। तो उस समय संवेग काम करता है। तो लोग क्या किए कि गोलियों से बचने के लिए कुएं में कूदने लगे। अब एक के बाद एक कुएं में कूदते चले गए। कुआं लाशों से पड़ गया था, कोई किसी को बचाने वाला नहीं था बच्चों। तो इस प्रकार यह अत्यंत ही निर्मम हत्याकांड था और इस हत्याकांड पर भारतीयों की तीखी प्रतिक्रिया हुई। अमृतसर की इस घटना ने पूरे भारत को रोष से भर दिया। पंजाब के अनेक नगरों एवं गांवों में हिंसक प्रदर्शन हुए। सरकार ने जिस प्रकार से प्रदर्शनकारी हिंसक हो रहे थे, उसी प्रकार से सरकार भी दमन चक्र तेज कर दी। जलियांवाला बाग की घटना की खबरों के प्रकाशन पर रोक लगा दिया गया और 15 अप्रैल को पूरे पंजाब में मार्शल लॉ यानी फौजी शासन लागू कर दिया गया। पंजाब से बाहर जाने और अंदर आने पर रोक लगा दी गई। जनता पर अमानुषिक अत्याचार किए गए। उन्हें सार्वजनिक तौर पर कोड़े लगाए गए। पेट के बल रेंग कर चलने को मजबूर किया गया।
विद्यार्थियों और अध्यापकों पर अत्याचार किए गए। इन अत्याचारों के विरोध में अहमदाबाद, गुजरात, मुंबई, कोलकाता एवं अन्य जगहों में भी हिंसक प्रदर्शन हुए। सारा भारत क्रोध और गुस्से से भर गया। गांधी जी की प्रतिक्रिया दूसरी थी। इन हिंसक घटनाओं से वह क्षुब्ध हो गए और 18 अप्रैल को अपना सत्याग्रह वापस ले लिया। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने इन अमानुषिक कार्यों के विरोध में अपना सर का खिताब यानी उपाधि अंग्रेज सरकार को वापस लौटाने की घोषणा की। डायर और चेम्सफोर्ड, जो उस समय भारत के वायसराय थे, को वापस बुलाए जाने की मांग की जाने लगी। पूरे भारत में जनरल डायर को और वायसराय चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने की मांग तेज होने लगी। कांग्रेस ने भी इस घटना पर दुख व्यक्त किया एवं घटना की जांच के लिए एक समिति नियुक्त की। कांग्रेस समिति ने घटना के लिए जनरल डायर को दोषी ठहराया। इसने चेम्सफोर्ड को वापस बुलाने और डायर को दंड देने की मांग की। इसके पश्चात बच्चों, जिस समिति का गठन हुआ उसके विषय में आप लोगों को बता देते हैं। तो सरकारी जांच समिति का गठन अमृतसर की घटना के विरोध में बढ़ते रोष को देखकर सरकार ने भी एक जांच समिति नियुक्त की। इस समिति के अध्यक्ष का नाम था हंटर। क्या नाम था बच्चों? हंटर नाम था। ये क्वेश्चन हायर लेवल पर पूछा जाता है कि हंटर कमीशन क्यों नियुक्त किया गया था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच करने के लिए यह कमीशन नियुक्त किया गया था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? हंटर थे। इसीलिए इस कमीशन को ही हंटर कमीशन के नाम से जाना जाता है। इसमें कुछ भारतीय सदस्यों को भी रखा गया। हंटर समिति ने पंजाब के लोगों को दोषी ठहराते हुए भी डायर के कार्यों की निंदा की। क्योंकि वो अंग्रेज़ था, इसलिए उसने क्या किया कि पंजाब के लोगों को दोषी ठहराया, अपने रिपोर्ट में दोषी माना, किंतु जनरल डायर की भी उसने निंदा की। एक सदस्य ने मत व्यक्त किया कि डायर ने पंजाब बचा लिया और भारत को खो दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि पूरे भारत में क्या हुआ कि विद्रोह तीव्र हो गया और भारतीयों में राष्ट्रीय भावना का संचार हो गया। जो वर्ग अभी तक अंग्रेज़ों के पक्षधर थे वह भी अब उनके विरुद्ध हो गए। इस प्रकार जलियांवाले बाग ने भारतीयों में राष्ट्रीय भावना को कूट कूट करके भर दिया, जगा दिया। ब्रिटिश संसद में भी डायर के कामों की आलोचना की गई। चर्चिल ने जलियांवाला बाग हत्याकांड को एक पैशाचिक कांड बताया। क्या बताया बच्चों? पैशाचिक कांड। और उन्होंने इस कांड को जोन ऑफ आर्क को आग में जला डालने के बाद अंग्रेजी इतिहास की सबसे अधिक कलंकित घटना कहा। महात्मा गांधी ने भी स्वीकार किया कि प्लासी ने ब्रिटिश साम्राज्य की नींव रखी और अमृतसर ने उस नींव को हिला दिया। यानी कि अंग्रेज सरकार की जड़ को जलियांवाले बाग हत्याकांड ने हिला करके रख दिया। किंतु इस नृशंस कांड को अंजाम देने वाले जनरल डायर की अंग्रेजों ने प्रशंसा की। भारतीय प्रतिक्रिया को देखते हुए डायर से सैनिक कमान तो ले ली गई, परंतु लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर वह बना रहा। इतना ही नहीं, अनेक अंग्रेजों ने उसके काम की सराहना की एवं उससे 26,000 पाउंड की रकम और एक तलवार उसके प्रशंसकों ने उसे भेंट की। अब आप सोच सकते हैं बच्चों कि अंग्रेज़ों की मानसिकता
कैसी रही होगी। ऐसे हत्याकांड करने वाले अधिकारी को अंग्रेज़ों ने क्या किया, पुरस्कृत किया, और वह भी कैसा पुरस्कार, 26,000 पाउंड की, और साथ ही एक तलवार दे करके उसको पुरस्कृत किया गया। इससे भारतीयों का रोष और अधिक बढ़ गया। इस पुरस्कार ने जनरल डायर को जो पुरस्कार मिला, इससे भारतीयों का रोष और बढ़ गया, और यह कार्य आग में घी के समान कार्य किया। और इसके पश्चात क्या हुआ कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से यह घटना जाना जाता है, और 1919 में यह घटना घटित हुई थी। जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब में पड़ता है। और गांधी जी ने क्या किया कि रॉलेट एक्ट सत्याग्रह से ही एक सच्चे राष्ट्रीय नेता बन गए गांधी जी, क्योंकि इन्होंने पूरे भारत में एक तरह से यह आंदोलन छेड़ा हुआ था। उन्होंने इसकी सफलता से उत्साहित होकर अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारतीयों से असहयोग करने का आह्वान किया। अपने संघर्ष का विस्तार करने के लिए गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को समर्थन प्रदान किया। खिलाफत आंदोलन भी 1919 में हुआ था। तो अभी तक क्या था बच्चों कि मुसलमान जो है वह पूरी तरह से राष्ट्रीय आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, और गांधी जी चाहते थे कि हिंदू और मुस्लिम दोनों मिल करके कंधे से कंधा मिला करके राष्ट्रीय आंदोलन का संचालन करें। और संयोग से क्या हुआ कि इसी समय जो है तुर्की के सुल्तान ऑटोमन साम्राज्य के सभी इस्लामी पवित्र स्थानों पर तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण रहता था। यानी पूरे विश्व के मुसलमान जो है तुर्की सुल्तान को अपना धर्म गुरु मानते थे, और अरब, सीरिया, इराक, फिलिस्तीन इस्लामी सत्ता के अधीन थे। खलीफा के पास इतने क्षेत्र रहे कि वह इस्लामी विश्वास को सुरक्षित करने के योग्य बन सके। तो क्या हुआ था कि तुर्की पर अंग्रेजों ने विजय प्राप्त कर ली थी। अमृतसर की घटना के अतिरिक्त खिलाफत का प्रश्न भी भारतीय राजनीति का एक ज्वलंत प्रश्न बन गया, और महात्मा गांधी की मानसिकता को गहरे रूप से प्रभावित किया। उन्हें असहयोग आंदोलन आरंभ करने को भी प्रेरित किया। खिलाफत आंदोलन के क्या कारण थे बच्चों? अब हम बता रहे हैं कि तुर्की का खलीफा, जैसा कि अभी हमने बताया है, तुर्की सुल्तान अथवा खलीफा का नियंत्रण बना रहे। तो तुर्की का खलीफा जो होता था पूरे विश्व के सुन्नी मुसलमानों का धर्मगुरु माना जाता था, और इस्लामी जगत में उसकी प्रतिष्ठा पैगंबर के बाद सबसे अधिक थी। पैगंबर यानी इस्लाम धर्म के प्रवर्तक हजरत मोहम्मद साहब को पैगंबर कहा जाता है। तो पैगंबर के बाद खलीफा को दूसरा स्थान प्राप्त था। इसलिए भारतीय मुसलमान भी भावनात्मक और धार्मिक बंधनों के साथ उनके साथ जुड़े हुए थे। और युद्ध में तुर्की की पराजय, तो प्रथम विश्व युद्ध में क्या हुआ था कि आरंभ होते ही भारत के मुसलमान एक अजीब दुविधा की स्थिति में पड़ गए थे। युद्ध आरंभ होने तक मुस्लिम संप्रदाय ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति वफादार था, जैसा कि गांधी जी ने भी अपील किया था भारतीयों से। तो शुरू में मुसलमान भी अंग्रेज़ों के पक्ष में थे। अंग्रेजी सरकार ने मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने और उन्हें प्रलोभन भी दिया था। मुसलमानों का समर्थन प्राप्त करने के लिए अंग्रेजी सरकार ने क्या किया था कि मुसलमानों को प्रलोभन दिया था, और ब्रिटिश प्रधानमंत्री जॉर्ज लॉयड ने भारतीय मुसलमानों को यह विश्वास दिलाया था कि सरकार तुर्की की अखंडता और सार्वभौमिकता को बनाए रखेगी तथा एशियाई प्रदेशों पर उसकी स्थिति यथावत बनी रहेगी। परंतु प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की ने जर्मनी के साथ मिलकर ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, और
1918 में मित्र राष्ट्रों की विजय एवं जर्मनी के हार होने लगी। जर्मनी और तुर्की दोनों को समर्पण करना पड़ा और स्थितियां अब क्या हुई, बदल गई। प्रथम विश्व युद्ध में विजयी होने के पश्चात ब्रिटेन का रुख तुर्की के खलीफा के प्रति बदल गया। इंग्लैंड और फ्रांस ने अन्य विजित शक्तियों के साथ मिलकर साम्राज्य का बंटवारा कर लिया। इतना ही नहीं, ब्रिटेन के उकसाने पर अरबों ने भी खलीफा के विरुद्ध बगावत कर दी। इस्लाम की पवित्र भूमि अरब प्रदेश पर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने मैंडेट पद्धति द्वारा अधिकार कर लिया। इन घटनाओं ने भारतीय मुसलमानों में ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति क्रोध की भावना भड़का दी और वे तुर्की के सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा की पुनः स्थापना के लिए संघर्ष करने के लिए तैयार हो गए। तो खिलाफत आंदोलन का क्या कारण था बच्चों? तुर्की के खलीफा को उनकी प्रतिष्ठा और शक्ति पुनः वापस कराना खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य था। और खिलाफत आंदोलन का उद्देश्य जो था, उसके लिए क्या हुआ कि इसका आरंभ एक प्रतिक्रिया स्वरूप आंदोलन के रूप में हुआ, लेकिन शीघ्र ही यह साम्राज्य विरोधी और राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। शुरू में केवल यह अंग्रेजों के प्रतिक्रिया स्वरूप हुआ था, किंतु बाद में गांधी जी का समर्थन मिला और यह जो आंदोलन था वह साम्राज्यवादी और राष्ट्रीय आंदोलन का अंग बन गया। खलीफा के साथ किए गए दुर्व्यवहार के विरोध में आंदोलन आरंभ कर दिया गया और खिलाफत कमेटी की स्थापना की गई। कांग्रेस और लीग निकट आ गए। इस आंदोलन के दौरान अच्छी बात यह हुई कि कांग्रेस और लीग साथ मिलकर के आंदोलन चलाए। तो इस प्रकार तुर्की साम्राज्य के विभाजन के विरुद्ध हुए खिलाफत आंदोलन ने उस समय अधिक जोर पकड़ लिया जब उसमें गांधी जी ने भागीदारी की। गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता का एक सुनहरा अवसर माना और इसे समर्थन दिया, सपोर्ट किया। इस प्रकार अब मुसलमान भी राष्ट्रीय आंदोलन में पूरे वेग से गांधी जी के सहयोगी बन गए। अब हमारा अगला टॉपिक रहेगा असहयोग आंदोलन प्रारंभ एवं अंत, जिस पर हम अगले वीडियो में प्रकाश डालेंगे। तब तक आप लोग वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।